हेलो फ्रेंड्स। आज के वीडियो में हम सैम्पलिंग और सैम्पलिंग के टाइप्स डिस्कस करेंगे। सैम्पल इज बेसिकली अ सबसेट ऑफ पॉपुलेशन। सबसेट मतलब आपने जो भी पॉपुलेशन सिलेक्ट किया है उसका एक छोटा सा पार्ट या एक हिस्सा होता है। पॉपुलेशन क्या होता है और सैम्पल क्या होता है इसे हम एक एग्जाम्पल से समझेंगे। मैं एक रिसर्चर हूँ और मुझे मुंबई के कॉलेज गोइंग स्टूडेंट पर रिसर्च करना है और मेरे रिसर्च का टॉपिक होगा कि मुंबई के कॉलेज स्टूडेंट हेल्दी फूड प्रीफर करते हैं कि जंक फूड। इस रिसर्च के लिए मैं एक एज ग्रुप सिलेक्ट करूँगा। एज ग्रुप में 18 से 25 साल के स्टूडेंट होंगे और जो एज ग्रुप मैंने सिलेक्ट किया वही मेरी रिसर्च की पॉपुलेशन होंगी। मतलब ऐसा कि 18 से 25 साल के सारे मुंबई के कॉलेज स्टूडेंट मेरी रिसर्च की पॉपुलेशन होंगी। ऐसा मान के चलते हैं कि मुंबई में 18 से 25 साल के स्टूडेंट की संख्या 2 लाख होंगी। इससे ज़्यादा ही होंगी बट ऐसा मान के चलते हैं कि 2 लाख है। तो फ्रेंड, आप मुझे ये बताइए कि 2 लाख स्टूडेंट पे रिसर्च करना एक रिसर्चर के लिए पॉसिबल होगा क्या? बिल्कुल नहीं होगा। इतने सारे स्टूडेंट पे रिसर्च करना पॉसिबल नहीं है। तो रिसर्चर क्या करेगा, इन 2 लाख स्टूडेंट में से एक पार्ट सिलेक्ट करेगा और जो पार्ट सिलेक्ट हुआ उसे सैम्पलिंग बोलते हैं। प्रोसेस ऑफ सिलेक्टिंग सैंपल फ्रॉम पॉपुलेशन इज कॉल्ड सैम्पलिंग। फ्रेंड, आपको जानकर खुशी होगी कि हम सैम्पलिंग का यूज़ डेली लाइफ में भी करते हैं। सब्जी पकाते समय सब्जी की एक एक टुकड़ों की जांच करने की बजाय हम कुछ टुकड़ों की जांच करते हैं। सब्जी का थोड़ा सा हिस्सा अगर पक चुका है तो हम ऐसा अंदाज़ा लगा लेते हैं कि सब्जी पक चुकी है। फ्रेंड, आपके माइंड में ऐसा क्वेश्चन आ रहा होगा कि रिसर्चर पॉपुलेशन में जो पार्ट सिलेक्ट करते हैं वो किस बेसिस पे करते हैं। फ्रेंड, सैंपल सिलेक्ट करने के दो मेथड है। फर्स्ट है प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग और सेकंड है नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग क्या होता है? फ्रेंड, मेरे पास एक कॉइन है और कॉइन को टॉस करने के बाद हेड आएगा कि टेल आएगा, कुछ भी आ सकता है। हेड आने की पॉसिबिलिटी 100% है और टेल आने की भी पॉसिबिलिटी 100% है। यही होता है प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। एक और एग्जाम्पल देखते हैं जिससे आपको अच्छे से समझ आएगा। लूडो खेलते वक्त हम डाइस का यूज़ करते हैं। अगर मैं डाइस को घुमाऊँ तो क्या क्या पॉसिबिलिटी आ सकती है? 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है और 6 भी आ सकता है। कुछ भी पॉसिबिलिटी आ सकती है। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में हर एक आइटम सिलेक्ट होने के इक्वल चांसेस होते हैं। वैसे ही आपका जो पॉपुलेशन है उसमें आपका सैंपल कोई भी आ सकता है क्योंकि आप सैंपल को रैंडमली सिलेक्ट करते हो। इट्स ऑल अबाउट चांसेस। ऑल आइटम्स हैव इक्वल चांस ऑफ गेटिंग सिलेक्टेड। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के 4 टाइप्स होते हैं। फ्रेंड, आपको पता होगा एसएससी एग्ज़ाम, तो उसमें एक और यस ऐड कर लो। यस फॉर सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग, सिस्टेमेटिक सैम्पलिंग एंड लास्ट क्लस्टर सैम्पलिंग। फर्स्ट है सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। इन सिंपल रैंडम सैम्पलिंग द मेंबर ऑफ द सैंपल आर सिलेक्टेड रैंडमली एंड प्योरली बाय चांस। मेरे पास 10 चॉकलेट है और मेरे क्लास में 40 स्टूडेंट्स है, तो मैं क्या करूँगा, 40 स्टूडेंट्स के चिट्स बनाऊँगा और 40 चिट्स में से कोई भी 10 चिट्स रैंडमली सिलेक्ट करूँगा और जिन 10 स्टूडेंट का नाम उस चिट्स पर होगा उन्हीं को चॉकलेट मिलेगी। इसे हम रैंडम सैम्पलिंग बोलते हैं। सेकंड है स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग। स्ट्रेटिफाइड मतलब ग्रुप्स और ग्रुप्स मतलब हेट्रोजेनियस पॉपुलेशन। रिसर्चर स्ट्रेटिफाइड सैंपल का यूज़ तब करते हैं जब पॉपुलेशन हेट्रोजेनियस है। मतलब 2 टाइप की पॉपुलेशन। मतलब मेरे पॉपुलेशन में गर्ल्स भी है और बॉयज़ भी है। आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सिंपल रैंडम सैम्पलिंग और स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग में क्या डिफरेंस है? सिंपल रैंडम सैम्पलिंग में होमोजेनियस पॉपुलेशन होती है, मतलब एक जैसी पॉपुलेशन। मतलब कि पॉपुलेशन में सिर्फ गर्ल्स होंगे या सिर्फ बॉयज़ होंगे। स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग में मिक्स पॉपुलेशन होती है। पॉपुलेशन में गर्ल्स भी रहेंगे और बॉयज़ भी रहेंगे। स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग का एग्जांपल देखते हैं। मेरे क्लास में 50 स्टूडेंट्स हैं, 25 गर्ल्स और 25 बॉयज़, और मुझे 50 स्टूडेंट में से 10 स्टूडेंट का सैंपल चाहिए। 10 स्टूडेंट में भी 5 बॉयज़ होने चाहिए और 5 गर्ल्स होने चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, 50 स्टूडेंट्स के चिट्स बनाऊँगा और कोई भी 10 चिट्स रैंडमली सिलेक्ट करूँगा। चिट्स रैंडमली सिलेक्ट करने के बाद ऐसा नहीं होगा कि परफेक्टली 5 गर्ल्स की चिट्स आएंगी और परफेक्टली 5 बॉयज़ की चिट्स आएंगी। कुछ भी पॉसिबिलिटी आ सकती है, जैसे 6 गर्ल्स की चिट्स आएंगी या 4 बॉयज़ की चिट्स आएंगी,
फिर 10 बॉयज़ की चिट्स आ सकती है, 0 गर्ल्स की आ सकती है, या 3 बॉयज़ की आ सकती है, 7 गर्ल्स की आ सकती है। ऐसा कुछ भी पॉसिबिलिटी आ सकती है। ऐसा कम ज़्यादा रेशो में अगर मेरा सैंपल आता है तो मेरा सैंपल गलत हो जाएगा, क्योंकि मेरा जो पॉपुलेशन है वो इक्वल रेशो में है। गर्ल्स की और बॉयज़ की संख्या सेम रेशो में है, तो मेरा जो सैंपल आएगा उसका रेशो भी सेम होना चाहिए। सैंपल इक्वल रेशो में आने के लिए मैं क्या करूँगा, हेट्रोजीनियस ग्रुप को होमोजेनियस में कन्वर्ट करूँगा। मतलब कि मुझे इक्वली 5 बॉयज़ और 5 गर्ल्स का सैंपल चाहिए, तो मैं पहले 25 बॉयज़ की चिट्स में से 5 बॉयज़ की चिट्स सिलेक्ट करूँगा, और उसके बाद 25 गर्ल्स की चिट्स में से 5 गर्ल्स की चिट्स सिलेक्ट करूँगा। इससे मेरा सैंपल इक्वल रेशो में हो जाएगा। दिस इज़ ऑल अबाउट स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग। थर्ड नंबर पे है सिस्टमेटिक सैम्पलिंग। सिस्टमेटिक नाम से ही पता चल रहा है कि यहाँ पे एक सिस्टम फॉलो हो रहा है। फॉर एग्जांपल, सपोज मेरे क्लास में 100 स्टूडेंट है और मुझे 10 स्टूडेंट का सैंपल चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, फर्स्ट सैंपल कोई भी रैंडमली सिलेक्ट करूँगा। जिस स्टूडेंट को मैंने सिलेक्ट किया उस स्टूडेंट का सपोज रोल नंबर है 4 नंबर, तो मैं अब यहाँ पे एक सिस्टम फॉलो करूँगा। मेरा पहला सैंपल है 4 नंबर का, तो मैं उसके बाद हर 10 नंबर का सैंपल सिलेक्ट करूंगा। तो मेरा नेक्स्ट सैंपल होगा 14 नंबर का, उसके बाद 24 नंबर का, फिर 34 नंबर का, फिर 44 नंबर का, फिर 54 नंबर का, फिर 64 नंबर का, फिर 74, 84, 94। ऐसा ही एक सिस्टम यहाँ पे फॉलो होता है। दिस इज ऑल अबाउट सिस्टमेटिक सैम्पलिंग। फोर्थ नंबर पे है क्लस्टर सैम्पलिंग। जब पॉपुलेशन लार्ज होता है तब रिसर्चर क्लस्टर सैम्पलिंग का यूज़ करते हैं। स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग में क्या होता है, पॉपुलेशन को ग्रुप में डिवाइड किया जाता है और फिर हर एक ग्रुप के आइटम की स्टडी की जाती है। क्लस्टर सैम्पलिंग में एक ही ग्रुप की स्टडी की जाती है। क्लस्टर में हम पूरे पॉपुलेशन को छोटे छोटे ग्रुप में डिवाइड करते हैं, फिर ग्रुप डिवाइड करने के बाद किसी भी एक सैंपल को लेते हैं और उसकी स्टडी करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मुझे इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट पे रिसर्च करना है। इग्नो यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स ऑल ओवर इंडिया में है। इंडिया में इग्नो के सेंटर 56 है, तो मैं हर एक सेंटर को एक एक नंबर दे दूंगा और 56 सेंटर के चिट्स बना लूँगा और कोई भी चिट्स रैंडमली सिलेक्ट करूँगा। मैंने जो चिट्स सिलेक्ट किया उसका नंबर सपोज 41 है और 41 नंबर पे मुंबई है, तो मैं मुंबई में जितने भी इग्नो के स्टूडेंट हैं उन पे स्टडी करूँगा। ये हो गया क्लस्टर सैम्पलिंग। मेरे लिए पूरे मुंबई के स्टूडेंट पर भी रिसर्च करना बहुत डिफिकल्ट होगा। मुंबई सिटी बहुत बड़ी है और मुंबई में पढ़ने वाले में से कोई स्टूडेंट साइंस पढ़ते होंगे, कोई आर्ट्स पढ़ते होंगे और कोई कॉमर्स पढ़ते होंगे। तो मैं क्या करूँगा, मुंबई में पढ़ने वाले स्टूडेंट को पार्ट्स में डिवाइड करूँगा। मतलब मैं अभी जो स्टूडेंट आर्ट्स सब्जेक्ट पढ़ते हैं उन पे ही रिसर्च करूँगा। आर्ट्स में भी बहुत सारे सब्जेक्ट्स है और बहुत सारे कॉलेजेस है। आर्ट्स स्टूडेंट पर भी रिसर्च करना मेरे लिए कठिन होगा, तो मैं क्या करूँगा, आर्ट्स फैकल्टी का और एक फर्दर डिवीजन करूँगा और मैं उन्हीं स्टूडेंट पे रिसर्च करूँगा जो कि साइकोलॉजी सब्जेक्ट पढ़ते हैं। ये हो गया मल्टी स्टेज क्लस्टर सैम्पलिंग। क्लस्टर का सब डिवीजन, इसे हम मल्टी स्टेज बोलते हैं। मल्टी स्टेज मतलब क्लस्टर को छोटे छोटे भागों में डिवाइड करना होता है। नेक्स्ट है नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। नॉन प्रोबेबिलिटी मेथड में इक्वल चांस नहीं होता है सैंपल सिलेक्ट करने का। इस प्रकार के सैम्पलिंग में आपके पास जो भी पॉपुलेशन है उन पर ही आपको रिसर्च करना पड़ता है। इस मेथड में रिसर्चर को अपने कन्वीनियंस के बेसिस पर ही सैंपल का चुनाव करना होता है। मतलब रिसर्चर को पता होगा कि ये पॉपुलेशन मुझे अपने रिसर्च में काम आएंगी और उन्हीं को ही रिसर्चर अप्रोच करेगा। इस मेथड में टाइम कम लगता है और आसानी से हो जाता है। मोस्ट ऑफ द रिसर्चर जब वो रिसर्च करते हैं तब वो नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग का ही यूज़ करते हैं, क्योंकि नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग इजीली अवेलेबल होता है और सैंपल सिलेक्शन में टाइम भी कम लगता है। इसके अपोजिट प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में क्या होता है, पहले पॉपुलेशन सिलेक्ट करनी पड़ती है, फिर पॉपुलेशन का रैंडम सिलेक्शन करना पड़ता है और उसके बाद जो पॉपुलेशन आई उन पर रिसर्च करना होता है। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में बहुत टाइम लगता है। नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के 4 टाइप्स होते हैं। 4 टाइप्स को हम कैसे याद रख सकते हैं, यहाँ पे आपको 2 क्रिकेटर के नाम याद रखने हैं, सी फॉर चेतेश्वर और पी फॉर पुजारा और क्यू फॉर कुमार। वैसे कुमार के से आता है बट आपको याद रखने के लिए क्यू रखना है। और यस फॉर संगकारा, चेतेश्वर पुजारा और कुमार संगकारा। फर्स्ट है कन्वीनियंस सैम्पलिंग, सेकंड है परपेचुअल सैम्पलिंग, थर्ड है कोटा सैम्पलिंग और फोर्थ है स्नोबॉल सैम्पलिंग। फर्स्ट है कन्वीनियंस सैम्पलिंग।
रिसर्चर उन्हीं लोगों को सिलेक्ट करेगा जो रिसर्चर को इजीली अवेलेबल हो। आसानी से मिलने वाले लोगों पर स्टडी करना, इसे हम कन्वीनियंस सैम्पलिंग बोलते हैं। सपोज मेरे रिसर्च का टॉपिक है एक्सरसाइज करने से माइंड पे क्या इम्पैक्ट होता है। इस रिसर्च के लिए मैं उन्हीं जिम मेंबर पर रिसर्च करूँगा जो मेरे एरिया के पास में रहते हो, क्योंकि वो मेंबर मुझे इजीली अवेलेबल होंगे। ये होता है कन्वीनियंस। नेक्स्ट है पर्पज़िव सैम्पलिंग। पर्पज़िव सैम्पलिंग को जजमेंट सैम्पलिंग भी बोलते हैं। रिसर्चर ऐसी ही सैंपल सिलेक्ट करेगा जो रिसर्चर को एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन देगा। फॉर एग्जांपल, मैं एक रिसर्चर हूँ और मुझे मुंबई के क्रिकेटर पे रिसर्च करनी है जो कि लेफ्ट हैंडेड है, मतलब लेफ्टी है। तो मैं एक मुंबई के पर्टिकुलर क्रिकेट क्लब में जाऊँगा और मेरा सैंपल लूँगा। मुझे ऐसा लगता है कि मुझे उस क्रिकेट क्लब में लेफ्ट हैंडर प्लेयर मिल जाएंगे। ये मेरा जजमेंट हो गया। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि लेफ्ट हैंडर प्लेयर कोई और क्रिकेट क्लब में नहीं होंगे, बाकी क्लब में भी लेफ्टी प्लेयर होंगे, बट ये मेरा जजमेंट है कि मुझे लेफ्टी क्रिकेट प्लेयर इस क्लब से मिल जाएंगे। मैं उन्हीं प्लेयर को सैंपल में लूँगा जो मुझे एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन देंगे। मेरा रिसर्च लेफ्टी क्रिकेट प्लेयर पे है तो मैं सिर्फ लेफ्टी प्लेयर को ही सिलेक्ट करूँगा, राइटी पीपल नहीं लूँगा। ये हो गया पर्पज़िव और जजमेंट सैम्पलिंग। नेक्स्ट है कोटा सैम्पलिंग। कोटा मतलब क्या होता है? कोटा मतलब एक कैटेगरी होती है, एक ग्रुप होता है। जैसे बॉयज़ और गर्ल्स का ग्रुप, रिलीजन का ग्रुप, एज का ग्रुप, वीक और स्टूडियस का ग्रुप, रिच और पुअर का ग्रुप। फॉर एग्जांपल, मैं एक रिसर्चर हूँ और मुझे इग्नो के स्टूडेंट पर रिसर्च करना है जो कि महाराष्ट्र स्टेट में रहते हैं और एमए साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं। सपोज ऐसा मान के चलते हैं कि एमए साइकोलॉजी करने वाले महाराष्ट्रियन इग्नो स्टूडेंट की संख्या 300 है। मैं क्या करूँगा, 300 पॉपुलेशन के दो ग्रुप बनाऊंगा जिसमें 150 गर्ल्स होंगे और 150 बॉयज़ होंगे। और मुझे 300 पॉपुलेशन में से 60 स्टूडेंट का सैंपल चाहिए, तो मैं 60 स्टूडेंट को चूज़ करूँगा एज़ पर माई कन्वीनियंस। मेरा कन्वीनियंस मतलब ऐसा कि जो 60 स्टूडेंट्स मैंने सिलेक्ट किए वो मुंबई सिटी के हैं। मैं मुंबई का रहने वाला हूँ, इसलिए मुझे मुंबई के स्टूडेंट कन्वीनियंट होंगे मेरे रिसर्च के लिए। और जो 60 स्टूडेंट्स मैंने सिलेक्ट किए हैं उनमें से 30 बॉयज़ होंगे और 30 गर्ल्स होंगे। ये हो गया कोटा सैम्पलिंग। आप बोलोगे भाई स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग में भी ऐसे ही ग्रुप बनाए थे, कोटा सैम्पलिंग में भी ऐसे ही ग्रुप बनाए, तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है? दोस्त, डिफरेंस इतना ही है कि स्ट्रैटिफाइड में रैंडम सिलेक्शन होता है और कोटा में कन्वीनियंस के बेसिस पे सिलेक्शन होता है। जो 60 स्टूडेंट्स मैंने सिलेक्ट किए हैं एज पर माई कन्वीनियंस, उनको भी अगर फर्दर डिवीजन किया जाए तो इसे डायमेंशनल सैम्पलिंग बोलते हैं। 30 बॉयज़ का भी अगर फर्दर डिवीजन किया जाए तो 15 बॉयज़ ऐसे होंगे जो क्लिनिकल साइकोलॉजी स्पेशलाइजेशन में होंगे और 15 बॉयज़ ऐसे होंगे जो काउंसलिंग साइकोलॉजी स्पेशलाइजेशन में होंगे। वैसे ही गर्ल्स, 15 गर्ल्स क्लिनिकल साइकोलॉजी पढ़ रहे होंगे और 15 गर्ल्स काउंसलिंग साइकोलॉजी पढ़ रहे होंगे। कोटा के फर्दर एक्सटेंशन को हम डायमेंशनल सैम्पलिंग बोलते हैं। नेक्स्ट है स्नोबॉल सैम्पलिंग। स्नोबॉल मतलब बर्फ़ का गोला। जब माउंटेन से स्नो गिरता है तब उसकी साइज़ छोटी रहती है और गिरते गिरते स्नो की साइज़ इंक्रीज हो जाती है। ऐसा ही होता है स्नोबॉल सैम्पलिंग में। फॉर एग्जांपल, मैं एक रिसर्चर हूँ और मुझे एम्बीडेक्स्ट्रस पर्सन पे रिसर्च करना है। एम्बीडेक्स्ट्रस से क्रिएटिविटी पर क्या इम्पैक्ट होता है, इस टॉपिक पर मुझे रिसर्च करना है। एम्बीडेक्स्ट्रस मतलब वो लोग जो दोनों हाथ से इक्वली काम कर सकते हैं। इस रिसर्च के लिए मुझे इतनी आइडिया नहीं कि सैंपल कहाँ से मिलेगा। मुझे मेरा एक दोस्त पता है जो कि एम्बीडेक्स्ट्रस है। मैं अपने एम्बीडेक्स्ट्रस फ्रेंड को बोलूँगा मेरे रिसर्च के लिए ऐसे दो लोग लेके आओ जो कि एम्बीडेक्स्ट्रस है। वो दो लोगों को इंटरव्यू करने के बाद मैं उनको बोलूँगा आप अपने पहचान के एम्बीडेक्स्ट्रस को लेके आओ। ऐसा ही मेरा सैंपल इंक्रीज होगा। इससे एक चेन फॉर्म होंगी। 2 पीपल 4 लोगों को बताएंगे, 4 पीपल 8 लोगों को बताएंगे। ऐसे ही मेरा सैंपल स्नोबॉल जैसा इंक्रीज हो जाएगा, इसलिए इसे स्नोबॉल सैम्पलिंग बोलते हैं। फ्रेंड, एक मूवी है बॉलीवुड की, मूवी का नाम याद नहीं आ रहा, बट मूवी में ऐसा बताया है कि थैंक यू बोलने की जगह 3 लोगों की मदद करो और 3 लोगों को बोलो कि और 3 लोगों की मदद करो। ये भी एक स्नोबॉल का एक अच्छा एग्जाम्पल है। मूवी का नाम आपको याद होगा तो कमेंट सेक्शन में बताइए।